हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन कर रहे थे और ग्रेविटेशन में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ये आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हम लोग बच्चों दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जो दोनों शेल थ्योरम हमने पढ़े थे। राइट, शेल थ्योरम हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, याद है आपको। उस शेल थ्योरम में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल का मतलब है बच्चों कि ये हॉलो है, और इस स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई पार्टिकल, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई मास लाई करता है, तो इस कैपिटल एम मास के स्फेरिकल शेल की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। राइट, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है कैपिटल एम मास का और एक स्मॉल एम मास हमारे पास है, ठीक है, उस मास को अगर हम इस शेल के अंदर रखते हैं तो उस कंडीशन में ये शेल इस स्मॉल एम मास के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। वहीं अगर इस स्मॉल एम मास को हम शेल के बाहर रखेंगे, तब उस केस में ये कैपिटल एम मास का जो शेल है वो इस स्मॉल एम मास पर एक फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरीके से मानो कि इसका सारा का सारा जो मास है, इस स्फेरिकल शेल का सारा मास जो है वो इस स्फीयर के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। राइट, अंदर लाई करने पर स्फेरिकल शेल कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करता, बाहर अगर मास लाई कर रहा है तो वो स्फेरिकल शेल कुछ इस तरीके से इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मानो उस स्फेरिकल शेल के सारे मास को आप सिकोड़ कर और उसके सेंटर पर लाकर प्लेस कर दो। क्लियर है। तो इसी चीज के बेसिस पर, इसी नॉलेज के बेसिस पर हम लोग आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ पढ़ते वक्त हम लोग एक दो एजम्पशंस लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एजम्पशन की भी बात बता दे रहा हूं। एजम्पशन हमारा है बच्चों, क्या क्या एजम्पशन है। तो पहला एजम्पशन तो हमारा ये है कि हम मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है। क्या मान रहे हैं हम लोग कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है बच्चों, अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है, हम सारे माउंटेन्स को और जितने भी होल्स हैं अर्थ में, इन सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो एक परफेक्ट स्फीयर है। दूसरा एजम्पशन हमारा ये होने वाला बच्चों कि हम मानने जा रहे हैं कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। ठीक है, हम क्या मानने जा रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। हालांकि हम जानते हैं कि अर्थ के आउटर सरफेस पर डेंसिटी कम होते हैं, और जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाते चले जाते हो वैसे वैसे डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन हम अपने सिंपलिसिटी के लिए ये दो एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। पहला एजम्पशन है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, और दूसरा एजम्पशन है कि जो डेंसिटी है अर्थ का वो क्या है बच्चों, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। क्लियर है। तो अगर एक स्फीयर हमारे पास है, अगर एक स्फीयर है, फॉर अ स्फीयर, अगर एक स्फीयर हमारे पास है, तो एक स्फीयर के लिए अगर मान लीजिए बच्चों की डेंसिटी इसकी रो के बराबर है। ठीक है, हमने अर्थ को क्या माना है, स्फीयर। तो स्फीयर के लिए आप कह लें, या फिर यहां पर हमें स्फीयर, कौन सा स्फीयर, किस चीज को लेना है, अर्थ को स्फीयर ले लें। तो यानी कि यहां पर हम अर्थ की डेंसिटी को मानने जा रहे हैं रो, और इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस यानी अर्थ का जो रेडियस है बच्चों, उसको हम लिख रहे हैं आर ई। क्लियर है। एक स्फीयर हमारे पास है, जो अर्थ जो उसको स्फीयर मान रहे हैं, उस स्फीयर की डेंसिटी हम मान रहे हैं रो, और उस अर्थ का जो रेडियस है, वो जो स्फीयर है उसका रेडियस आर ई मान रहे हैं। तो मास कितना होना चाहिए बच्चों, अगर मास हमारा मान रहे हैं हम कि मास ऑफ अर्थ को अगर हम एम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ हमारा क्या आएगा, एम ई हमारा हो जाएगा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। राइट,
तो वॉल्यूम क्या, अगर रेडियस आ रही है तो बच्चों वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। दिस इज गोइंग टू बी द मास ऑफ अर्थ। ये पूरे मास का, पूरे अर्थ का मास है। क्लियर है बच्चों? तो अब समझिएगा जरा, अब हम लोग तीन चीजें करने जा रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं, सपोज करो, कंसीडर करो कि हमारे पास एक स्मॉल एम मास, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ मास स्मॉल एम। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m के बराबर है। अब ऑब्वियस है हम कैसा ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m। अब तीन चीजें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। एक तो कि इस स्मॉल m मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब ये अर्थ के बाहर प्रेजेंट होगा, एक जब ये अर्थ के अंदर प्रेजेंट होगा और एक जब ये अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो पहला जो हम करने जा रहे हैं, पहला हमारा होने जा रहा है फॉर स्मॉल m lying outside, for small m lying outside the earth। अगर ये स्मॉल m मास हमारे अर्थ के बाहर लाई कर रहा है तब उस केस में इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स जरा हम लोग निकालते हैं। बच्चों देखिए, ये अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, ध्यान समझिएगा इसको, शेल थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा है। ये अर्थ क्या बच्चों? एक स्फीयर है। ये स्फीयर अर्थ एक स्फीयर है, मान लीजिए कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर का सेंटर यहां पर है, ठीक है। तो अब वैसे तो हमने स्फेरिकल शेल के लिए शेल थ्योरम निकाला है ना, एक हॉलो स्फीयर के लिए, लेकिन अर्थ हॉलो स्फीयर तो नहीं होता, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर से कहीं भी ये खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो अर्थ है, जो सॉलिड स्फीयर है, इसे हम बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स में बांटने जा रहे हैं। जैसे एक हॉलो स्फीयर होगा बच्चों जो यहां पर होगा, राइट। दूसरा हॉलो स्फीयर, इसके रेडियस थोड़ा सा ज्यादा, ये अलग अलग इंडिविजुअली देखिएगा सब हॉलो स्फीयर है। फिर तीसरा हॉलो स्फीयर का रेडियस इससे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा होगा बच्चों। चौथा हॉलो स्फीयर का रेडियस इससे थोड़ा सा ज्यादा, पांचवा हॉलो स्फीयर का रेडियस इससे थोड़ा सा ज्यादा, और ऐसे ही करते करते हम लोग ये देखिए सेकेंड लास्ट हॉलो स्फीयर है, क्लियर बच्चों। और इसके बीच में बहुत सारे स्फीयर, हॉलो स्फीयर जो लाई कर रहे हैं, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का जो कि अर्थ के बाहर लाई कर रहा है, यानी इसकी दूरी जो है सेंटर से वो मान लीजिए स्मॉल r है और अर्थ का जो रेडियस है वो re है। तो ये हमारा कौन सा केस है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। और इस स्मॉल m मास के ऊपर हम इस पूरे अर्थ की वजह से फोर्स निकालना चाह रहे हैं। बच्चों सबसे बाहर वाला जो हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल, उसको देखो, क्या ये स्मॉल m मास इस सबसे बाहर वाले हॉलो स्फीयर के भी बाहर लाई कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, इस तरीके से यहां से लेकर और सेंटर तक जितने भी हॉलो स्फीयर आप बना रहे हैं अलग अलग रेडियस का, उन सारे हॉलो स्फीयर को अगर आप देखें तो ये स्मॉल m मास इन सारे हॉलो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। और हमने पढ़ा कि कोई भी एक हॉलो स्फीयर ले लीजिए, स्फेरिकल शेल ले लीजिए, अगर एक मास उसके बाहर लाई कर रहा है तो ये जो स्फेरिकल शेल है ये इस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा एज इफ कि इस स्फेरिकल शेल का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जितने भी स्फेरिकल शेल यहां पर आपको दिख रहे हैं, सेंटर से लेकर और यहां तक जितने भी आपने हॉलो स्फीयर बनाना इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी हॉलो स्फीयर सेंटर से लेकर और अर्थ के सरफेस तक हैं, सारे हॉलो स्फीयर के बाहर ये लाई कर रहा है, यानी हर एक हॉलो स्फीयर का मास हम मानेंगे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, ये जितने भी हॉलो स्फीयर्स हैं बच्चों, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? अर्थ। तो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 करोड़ हॉलो स्फीयर बन रहा है सेंटर से लेकर यहां तक, और हर एक स्फीयर का मास आप सेंटर पर अगर इमेजिन करते चले जा रहे हैं, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट बाहर लाई करता है तो ये पूरा का पूरा जो अर्थ है ये इस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा एज इफ कि इसका सारा का सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। भाई जब हर एक हॉलो स्फीयर का मास सेंटर पे कर रहे हैं तो एक तरीके से पूरे अर्थ का मास आप सेंटर पे कंसंट्रेट मान रहे हैं, तो यानी कि ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि ये सेंटर है जहां पर कि पूरे अर्थ का मास आपने इमेजिन कर लिया है और ये स्मॉल एम मास यहां पर रखा हुआ है और इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। क्लियर है बच्चों? तो अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इन दोनों, इसकी वजह से अर्थ की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस केस में। तो फोर्स जो लगेगा स्मॉल एम मास के ऊपर वो हो जाएगा कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय अर्थ के सेंटर से इस मास की दूरी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझने में ये था कि भाई अगर कोई एक मास अर्थ के बाहर लाई कर रहा है तो ये पूरा अर्थ इस मास के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा एज इफ के पूरे अर्थ का जो मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो सेंटर से स्मॉल एम की दूरी स्मॉल आर है तो इतना फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड केस हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हमारा था कि अगर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल जो है वो अर्थ के अंदर लाई करता हो, फॉर स्मॉल एम lying inside the earth। ठीक है, इसका डायग्राम जरा समझिएगा बच्चों। ये देखिए मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास एक अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, मान लीजिए अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का रेडियस है। क्लियर है? अब जो ये स्मॉल एम मास है ये अर्थ के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां पर कि ये लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट है जहां पर कि ये लाई कर रहा है, थोड़ा सा और अंदर शो कर देता है। ठीक है बच्चों, पी पॉइंट है जहां पर ये लाई कर रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे इसके ऊपर फोर्स? तो इसको निकालने का ट्रिक समझिएगा। देखिए P और O, P पॉइंट पर स्मॉल एम मास आपका लाई कर रहा है, उसको ना ऐसा करिए कि O पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये स्मॉल r के बराबर है। पिछले केस में हमारा स्मॉल r डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा था क्योंकि पॉइंट बाहर लाई कर रहा था। अब ये मास अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए इस केस में स्मॉल r जो है ये स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ होगा। क्लियर है? स्मॉलर क्या होगा बच्चों? स्मॉल r विल बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल r को रेडियस और O को सेंटर मानते हुए हम ऐसा करते हैं कि एक स्फीयर बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो बड़ा वाला जो पूरा अर्थ है अब ये दो हिस्सों में बट गया है। एक तो ये स्मॉल r रेडियस वाला जो स्फीयर है वो, और एक जो कि स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर के बाहर जो चीजें हैं लेकिन अर्थ के अंदर है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, क्या ये वाला हिस्सा इस स्मॉल एम मास पर कोई फोर्स लगाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? समझने वाली बात। अगर मैं इस हिस्से में एक हॉलो स्फीयर बनाता हूं और वो बात इस हिस्से में जितने भी हॉलो स्फीयर है सबके लिए वैलिड। सपोज करें जैसे कि मैंने ये हॉलो स्फीयर बनाया,
इस हॉलो स्फीयर को देखिएगा, अगर मैं ये स्मॉल m मास की बात करूं तो ये स्मॉल m मास इस वाले हॉलो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो जब ये अंदर लाई करेगा तो क्या ये वाला हॉलो स्फीयर इस स्मॉल m मास के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। अच्छा, इस तरीके से ये स्मॉल r रेडियस से बड़े रेडियस की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक रेडियस ले रहा हूं r डैश, जो कि स्मॉल r से तो बड़ा है, ठीक है, सॉरी स्मॉल r से बड़ा है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ की या तो छोटा है तो बराबर है। इस पूरे हिस्से को देखिएगा, एक ऐसा रेडियस जो कि इस स्मॉल r रेडियस से बड़ा है लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है या तो छोटा है, यानी ये वाला हिस्सा जो मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, इस हिस्से में कोई भी आप स्फीयर, हॉलो स्फीयर बना लीजिए, ये स्मॉल m मास तो उसके अंदर ही लाई करेगा ना, यानी कि ये वाला हिस्सा तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके जितने भी स्फेरिकल शेल बन रहे हैं उन सब के लिए स्मॉल m मास अंदर लाई कर रहा है। तो इस स्मॉल m मास के ऊपर फोर्स किसकी वजह से लगेगा? सिर्फ ये स्मॉल r रेडियस वाला जो जितने भी अंदर हॉलो स्फीयर है उन सब की वजह से। तो अब लिखें कि फोर्स ऑन स्मॉल m, force on small m will be due to, किसकी वजह से? force on small m will be due to the portion, will be due to the portion of earth जहां पर की रेडियस 0 से लेकर और स्मॉल r तक लाई कर रहा है, राइट। इसी रीजन में 0 से लेकर स्मॉल r तक, इसी रीजन में जो मास है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा ना, बाकी बाहर जो है उनके लिए तो स्मॉल m मास उनके अंदर लाई कर रहा है, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो मान लो कि इस हिस्से का जो मास है उसको मैं mr कह दे रहा हूं, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए? फोर्स हो जाएगा g इंटू इसका मास स्मॉल m इंटू ये जो स्फीयर हमारा स्मॉल r रेडियस का बन रहा है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसके पार्टिकल, उसका मास हम मान लेते हैं कि mr के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू mr अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, राइट बच्चों, यही होगा। अब जरा समझिए, ये बात आप समझ रहे हैं, ये बस यही समझने लायक है, इसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। g इंटू m इंटू mr क्या है? mr ये स्मॉल r रेडियस वाला हिस्सा है, स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर हमारा बन रहा है उसका जो टोटल मास है वो mr है। और क्यों हमने mr लिया? क्योंकि स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है इसके अंदर जितना मास है बस वही स्मॉल m के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। स्मॉल r रेडियस से बड़े रेडियस वाला कोई भी हॉलो स्फीयर आप ले लीजिए, उसके लिए स्मॉल m उसके अंदर लाई करेगा, इसलिए वो कोई फोर्स उस पर एक्सर्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो इतना फोर्स चलिए इसके ऊपर लग रहा है तो आप समझ गए। अब मुझे बताइए कि mr की वैल्यू क्या होगी? ये मास है ना, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो mr क्या है? r रेडियस वाले स्फीयर का मास, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो, ठीक है। और पूरे अर्थ का मास कितना था बच्चों? पूरे अर्थ का मास ये हमारा था कैपिटल M लिखा था ना हमने, तो कैपिटल M ही लिखते हैं। ये हमारा था 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, राइट। दोनों साइड चलिए डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा बच्चों? 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया। देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है mr इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ को मैं इधर लिख ले रहा हूं, मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। आ रहा है इतना, ये mr। इसको अगर मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, और इक्वेशन नंबर 2 में से mr की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा? ये मेरा फोर्स आ जाएगा g इंटू स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा इंटू mr की जगह मैं लिख रहा हूं मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और एक स्मॉल r स्क्वायर यहां पर पहले से प्रेजेंट है।
ये स्मॉल आर स्क्वायर, इसको कट करें तो सिर्फ एक आर बचेगा। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों हमारा फाइनली, ये फोर्स हमारा आ रहा है G इंटू स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, इतना फोर्स है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो फोर्स हमारा निकल कर आ रहा है, देखिए G कांस्टेंट है, वो जो मास हम ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। तो वेरी करेगा तो क्या करेगा बच्चों, स्मॉल आर जितना अंदर रखिएगा सेंटर की तरफ, स्मॉल आर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यानी कि फोर्स जो है, ये मैं इनसाइड द अर्थ की बात कर रहा हूं, फोर्स जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्मॉल आर जितना ज्यादा होगा, मतलब इस मास की दूरी अर्थ के अंदर सेंटर जितनी दूर होगी, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और इस मास की दूरी सेंटर से जितनी नजदीक होगी उस पर फोर्स उतना ही कम लगेगा। एक स्पेशल केस समझिए, एक दो केसेस हैं एक्चुअली। केस 1 है कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर स्मॉल आर आपका 0 होगा, यानी कि हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पर फोर्स भी हमारा 0 हो जाना चाहिए बच्चों। अगर आप स्मॉल आर की जगह 0 पुट करेंगे तो फोर्स आपका 0 हो जाएगा। और केस 2, जो तीसरा केस हम बताने जा रहा था ना, फॉर m lying on the surface of earth, उसको मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, केस 2 कंसीडर करके इसका, ठीक है। ये स्पेशल केसेस हैं। अगर आपका स्मॉल आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, ये स्मॉल आर अगर बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, यानी कि हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, यानी अर्थ का सरफेस ही मिल गया ना, तो ये हमारा है फॉर लिखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें बच्चों, तो अर्थ के सरफेस पर अगर आप फोर्स देखना चाहें तो ये फोर्स कितना होगा जरा समझिएगा, G इंटू स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और स्मॉल आर के लिए क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कट होकर ये स्क्वायर ही रहेगा ना बच्चों। तो उस केस में जो फोर्स हमारा निकल कर आता है वो होता है G इंटू स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है, समझ रहे बच्चों आप इस बात को। ये हमारा आया है अर्थ के अंदर सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, जहां स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है उसके लिए, और अगर स्मॉल आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा तो यहां आर ही पुट करेंगे तो सिर्फ यहां पर स्क्वायर बच जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए। और अगर आर 0 होगा तो फोर्स 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद फिर इससे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताता हूं। अच्छा बच्चों, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितना आया था हमारा, ये हमारा आया था ना F इज इक्वल्स टू G इंटू स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यानी कि कोई एक मास अगर अर्थ के सरफेस पर है तब उस पर इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा, कोई मास अगर अर्थ के सरफेस पर होगा तो उस पर फोर्स लग रहा है, यानी उस पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की वजह से अर्थ के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसका जरा जिक्र करते हैं। एक्सेलरेशन on the surface of earth, on the surface of earth, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग स्मॉल g सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये होता है इक्वल्स टू F अपॉन
भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। किसका मास? भाई जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास, स्मॉल m। तो अब f की जगह मैं रख दे रहा हूं g इनटू स्मॉल m इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया बच्चों, स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई? g इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैल्यूज पुट कर लीजिए। g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11। अर्थ का जो मास है वो आपका है अप्रोक्सीमेटली 5.98 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 kg। और अर्थ का जो रेडियस है बच्चों वो है 5.97 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 इसका स्क्वायर। अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो स्मॉल g की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू है। क्लियर है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है अर्थ के सरफेस पर। अगले लेक्चर में हम लोग सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज हम लोग यहां तक की थ्योरी करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज जो हमने पढ़ा है उस पे बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट करना। अच्छा बच्चों, अभी जो आपने एक कैलकुलेशन किया था स्मॉल g की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी उसमें रेडियस ऑफ अर्थ मैंने शायद आपको 5.8 इंटू 10⁶ ऐसा लिखवाया है, उसको चेंज कर लीजिए, वो मैंने आपको गलत बता दिया था। एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 इंटू 10⁻⁶ होगा। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ तब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल है बच्चों, इस सवाल को देखते हैं जरा। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज दिस मच। ये मून के सरफेस की बात हो रही है, अर्थ के सरफेस की बात नहीं हो रही है, मून के सरफेस की बात हो रही है। और मून के सरफेस पर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून के सरफेस पर है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चों हम लोगों को जो गिवन होता है वो गिवन हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मून के सरफेस पे, इसलिए सबस्क्रिप्ट में हम लोग m लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून ये आपको दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ मून, मून का जो रेडियस है स्मॉल rm ये आपको गिवन है 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर, इतना रेडियस गिवन है। तो कह रहे हैं कि मून का जो मास है वो कैलकुलेट करो और कैपिटल G की जो नोन वैल्यू है वही यूज करने को बोला है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको गिवन है और आपसे फाइंड करने को कह रहा है। कह रहे हैं कि भैया फाइंड करके बताओ दी मास ऑफ मून, इसको हम mm सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, ये बताइए जरा, सोचिए जरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। गिवन हमें है मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, उसका रेडियस गिवन, मास पूछ रहे हैं। तो याद करिए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g इंटू m अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो यहां पर मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए gm mm और rm स्क्वायर। ऑलराइट, अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, लिखिए हमारा क्या आएगा, gm ये हमारा आ जाएगा, g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ मून आपको निकालना है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है 1.67 मास ऑफ मून आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून क्या है 1.74
इंटू 10 रेज टू द पावर 6 का स्क्वायर। तो यहां से मास ऑफ मून क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ मून आ जाएगा 1.67 इंटू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1.74 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन का रिजल्ट बता देता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 7.58 मास ऑफ मून आ जाएगा 7.58 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 kg। राइट, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये दूसरा सवाल है आपके लिए। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द अर्थ वर मेड ऑफ लेड, अगर अर्थ जो है वो लेड का बना हुआ होता है, ठीक है, इफ द अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। खैर पहले गिवन क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। हमें गिवन है बच्चों कि जो रिलेटिव डेंसिटी, इसको मैं R डॉट डी लिख रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, ये आपको गिवन है 11.3, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 11.3। कह रहे हैं व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ लेड का बना हुआ होता जिसका रिलेटिव डेंसिटी 11.3 है, उसका रेडियस 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर, और कैपिटल G की वैल्यू अगर 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि अगर अर्थ जिसका रेडियस इतना है, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है, अगर ये लेड का बना हुआ होता जिसकी रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए। मींस यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, यानी कि स्मॉल g का फॉर्मूला, वो होता है g इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो g और रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें पता है। अर्थ का मास अगर निकल कर आ जाए बच्चों, तो क्या हम स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, लेड की रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है। तो आपने 9th में रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना बच्चों। तो यहां पर चूंकि अर्थ कह रहा है कि अगर लेड का बना हुआ होता तो सब्सटेंस क्या बना, लेड, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी को हम लोग रो कह देते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है 11.3, डेंसिटी ऑफ लेड हम लोग कहते हैं रो, और वाटर की डेंसिटी होती है 10 रेज़ टू द पावर 3। तो यहां से लेड की डेंसिटी आ गई 11.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। राइट, अच्छा अब एक चीज समझिएगा, मास हमारा क्या होता है बच्चों, क्या मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ का मास क्या होना चाहिए, जब डेंसिटी हमें पता चल गया, रेडियस पता है तो वॉल्यूम पता है, 4/3 पाई इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यही तो मास होगा ना। वॉल्यूम स्फीयर है इसलिए इसका वॉल्यूम इतना इनटू डेंसिटी, मास हो गया। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या आती है देखिएगा जरा। स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू रो, एक कैपिटल G पहले से है हमारा, राइट, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होगा बच्चों। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अगर कट करेंगे तो सिर्फ यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ रह जाएगा। तो स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई
रेडियस ऑफ अर्थ इंटू जी इंटू रो। होगा ऐसा? ये फॉर्मूला आपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कई जगह आप इसको न्यूमेरिकल करते वक्त डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला हमने? g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। भाई हमें जो सब्सटेंस दे रखा है उसकी डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी अगर पता है और वो सब्सटेंस का ही अर्थ बना हुआ है तो अर्थ की डेंसिटी ये हो गई, इसका मतलब तो अर्थ का मास निकल जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास ऑफ अर्थ की जगह मैंने ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला फार्मूला रख दिया, सॉल्व किया, ये निकल कर आ गया। अब देखिए, अब स्मॉल g की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रख दीजिए 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय रो की वैल्यू कितनी है बच्चों? 11.3 इंटू 10⁻3। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट अगर आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो आ जाएगी 22.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अर्थ अगर लेड का बना हुआ होता तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 की जगह 22.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी सवाल देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी वेज 90 kgf। इसका मतलब समझिए 90 kgf का मतलब f मतलब हो गया यहां पर फोर्स। 90 kg फोर्स का मतलब होगा कि मास आपको 90 kg गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है बच्चों, इसको हम लिखते चलते हैं। हमें गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास 90 kg के बराबर है। तो एक बॉडी है जिसका मास 90 kg के बराबर है, वो अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, कह रहा है हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, यानी उसका जो वजन है वो मार्स के ऊपर कितना होना चाहिए, हुज मास इज 19 एंड रेडियस 12 ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर अर्थ का रेडियस, अगर रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों RE है और अगर मास ऑफ अर्थ अगर ME है तो रेडियस ऑफ मार्स क्या होगा? रेडियस ऑफ मार्स एंड मास ऑफ मार्स, ये दोनों हम लोग जानते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका मास जो 1/9 टाइम्स अर्थ के मास के बराबर है। तो अर्थ का मास ME है तो मार्स का मास क्या होना चाहिए? ME/9। ठीक है, इसी को हम लोग मास ऑफ मार्स M कहेंगे। और कह रहा है उसका रेडियस हाफ है ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का रेडियस अगर RE है तो मार्स का होना चाहिए RE/2, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ मार्स कहेंगे। राइट, अब आपसे कह रहा है कि what will be the weight on the surface of Mars। ठीक है, how much will it weigh on the surface of Mars, यानी कि आपको फाइंड करना है weight on Mars। ठीक है, अब इस सवाल को देखिएगा जरा कैसे सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइए वेट का मतलब क्या हो गया? फोर्स। तो अर्थ के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? क्या लगना चाहिए? G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इतना ही फोर्स लगना चाहिए ना अगर वो अर्थ के सरफेस पर है तो। भाई अभी हमने कैलकुलेट किया था अर्थ के सरफेस पर Gmm/r² फोर्स लगता है, तो G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा, यही ऑब्जेक्ट अगर मार्स पे चला जाए, यही ऑब्जेक्ट अगर मार्स पे चला जाए और मार्स के सरफेस पर अगर है तब कितना फोर्स लगना चाहिए? G इंटू मास ऑफ मार्स इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मास तो बदलेगा नहीं, वो अर्थ पे हो या मार्स पे हो, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। अब ऐसा करते हैं कि दोनों का ना रेशियो ले लेते हैं।
कैसे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, फोर्स ऑन मार्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन अर्थ। क्यों मैंने ऐसे लिया फोर्स ऑन अर्थ अपॉन मार्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें मार्स पर जो वेट है वो निकालना है, और मार्स पे वेट क्या होगा? जितना फोर्स मार्स पे लगेगा वो, तो ये हमें फोर्स निकालना है बच्चों। कितना आएगा ये जरा समझते हैं इसको। इसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम ई इंटू एम, सॉरी पहले मार्स है, जी एम एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन अर्थ कितना होगा? जी एम ई इंटू एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सॉरी ये रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, राइट बच्चों। देखिए जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका? फोर्स ऑन मार्स अपॉन फोर्स ऑन अर्थ, ये आपका आ जाएगा mm मास ऑन मार्स अपॉन मास ऑन अर्थ, ठीक है, इनटू नीचे आपका आ रहा है रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब जरा इसको पुट कर देते हैं, तो Fm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अर्थ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मार्स अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर होना चाहिए। अब एक चीज देखिएगा जरा, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन अर्थ, मास ऑफ मार्स क्या है बच्चों? मार्स के ऊपर मास कितना है? me अपॉन 9, तो अगर मैं इसको पुट करूं me अपॉन 9 और नीचे me तो हमारा है ही, राइट, तो ये me से me कट जाएगा बच्चों। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ मून सॉरी रेडियस ऑफ मार्स क्या है? re अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो re का स्क्वायर हो जाएगा re स्क्वायर, और जो अपॉन 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और वो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, राइट, तो 4 आपका हो जाएगा इनटू 4, रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ रहा है? मून के ऊपर फोर्स, सॉरी मार्स के ऊपर फोर्स, यानी कि मार्स के ऊपर वेट, एक ही बात है, ये हो जाएगा फोर्स ऑन अर्थ मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में आ रहा है 4, डिनोमिनेटर में आ रहा है 9, और मुझे बताइए ये किसके बराबर होगा? अर्थ के ऊपर फोर्स क्या होगा? mg के बराबर, mg into 4/9, राइट बच्चों। तो m आपको दिया हुआ है 90 इंटू g की वैल्यू है 10, ऑलराइट, इंटू 4/9, ये आपका आ गया 10, यानी कितना कितना आ रहा है, कितना उस पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 इंटू 10 100 इंटू 4 400 न्यूटन, ठीक है, 400 न्यूटन का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है बच्चों। आप इसको 40 kgf में लिख सकते थे, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 90 kgf, तो ये मास है, इसको 10 से 900 हो गया एक्चुअली फोर्स, तो यहां पर वैसे 440 kgf पे लिख सकते थे, ठीक है, क्लियर है। हमने किया क्या है भाई, अर्थ पर जो फोर्स लगे अर्थ के सरफेस पर और मार्स के सरफेस पर, दोनों फोर्स निकालकर दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो इसके बराबर आ रहा है, फोर्स और अर्थ को इधर ले आए हम, मास ऑन मार्स ये आपको me अपॉन 9 दिया है, पुट कर दिया, मास हो गया, रेडियस ऑफ मार्स re अपॉन 2 दिया, इसको पुट किया, 4 ऊपर आ गया 9 नीचे आ गया, और इसकी वैल्यू की जगह mg पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके के कुछ सवाल आप लोग करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने अर्थ के ऊपर किया है, अर्थ के सरफेस पे किया है, अब अगले लेक्चर में अर्थ के ऊपर अर्थ के नीचे जो है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, बाय। इसको नोट कर लीजिए।